बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की नशिस्त इस्लामाबाद में मुतवक्की है। इसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक दफ़ा फिर से ईरान को धमकियाँ, मुआहदा बरकरार रहता है, आगे क्या मामला आते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपने हुर्मुज़ पर फ्रांस की एंट्री, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो इस वक्त हलचल मची हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमत के मुज़ाकरात की ऑफर, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात, KPK में भी तब्दीली की अफवाहें हैं, सिंध में भी तब्दीली की बाज़गश्त है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मदर बल्लाज साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं, आमिर खाकवानी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं, शहजाद फारूकी साहब इस्लामाबाद से सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं शहजाद फारूकी साहब आपसे स्टार्ट करूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ख़बरें हैं दूसरे राउंड की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से, जो 11 जुलाई के आसपास जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उसामा। गुजारिश ये है कि अल अरेबिया टीवी ने रिपोर्ट किया है कि 11 जुलाई से जो है वो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद में। और इसके साथ ही हमारे जो अहले इस्लामाबाद है उनके रोंगटे खड़े हो गए कि इसका मतलब ये है कि अब इस्लामाबाद एक मरतबा फिर बंद होगा। लेकिन असल बात यह है कि अगर ये मसला हल होता है, पाकिस्तान के जरिए हल होता है, इस्लामाबाद में हल होता है, तो अभी उसकी कंफर्मेशन के लिए दफ्तर खारजा ने अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई है। हो सकता है इस हवाले से कोई प्रॉपर रिस्पांस जब आएगा दफ्तर खारजा का तो हम मजीद जान पाएंगे। लेकिन ये बात तो पहले राउंड में भी जब पाकिस्तान से मुज़ाकरात बाहर चले गए थे तो उस वक्त भी ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है इस मामले पे और इतना फ्रीकैन के साथ करीबी ताल्लुक रखते हुए और अपने मामलात को चलाते हुए बड़ी कोशिश की थी। तो अब ये क्रेडिट अगर जेनेवा चला जाता तो वो पाकिस्तान के लिए जरा थोड़ी सी मुश्किल होती, और लगता ये था कि शायद इस हवाले से कोई और ताकतें हैं जो ये काम कर रही हैं। और यकीनन दुनिया में कुछ ममालिक की ये ख्वाहिश भी होगी कि पाकिस्तान को ऐसा कोई क्रेडिट ना मिले। लेकिन अगर ये होता है और इसके बड़े मेरा ख्याल है कि रोशन इम्कानात हैं कि दूसरा राउंड जो है वो पाकिस्तान में होगा। और 11 तारीख के हवाले से जाहिर है दफ्तर खारजा जब तक कंफर्मेशन नहीं देता और इस्लामाबाद में हम बस अड्डे नहीं बंद करते कि यकीनन किसी न किसी मुल्क का सरबराह जो है वो फैजाबाद अड्डे से भी इन मुज़ाकरात में शरीक हो सकता है। इस उम्मीद पे हम बाकी सारे अड्डे भी बंद कर देंगे। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये एक खुशाइंद बात होगी अगर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें। सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ अरसे में कामयाबियां हासिल की हैं उनके पेश नज़र अब उनको उनके ऊपर बुनियाद बनाकर कुछ तामीर करने की जरूरत है। देखिए, हमने भारत को धूल चटाई पिछले साल और उसकी वजह से हमारी धाक बैठी दुनिया के ऊपर। भारत जो कि इस खित्ते का एक बना बनाया थानेदार था और जो समझता था कि वो चीन को भी काबू में रखेगा, ईरान पर, रूस पर और ईरान पर भी नजर रखेगा और अगली बड़ी ताकत इस खित्ते से वो होगी। और उसको लगता ये था कि बस वो शोल्डर प्रमोशन ही होनी है, वरना तो उसके पास चार्ज है इस इलाके का। लेकिन वो जो वाकयात हुए पै दर पै और जिस तरह से उनके तैयारे गिरे और जो उनकी फौजी ताकत का पोल खोला पाकिस्तान ने दुनिया के सामने, तो उसके बाद वो जो सुबकी थी उसके नतीजे में वो दुनिया में उसकी जो रेटिंग थी वो गिर गई। और जब उसने क्रेडिट नहीं माना जंग बंदी का ट्रंप साहब का, तो उसके बाद ट्रंप साहब ने भी रोज उनके जहाज गिराने शुरू किए। हमने तो जो गिराए सो गिराए, लेकिन सदर ट्रंप ने भी उनमें अपना हिस्सा डाला और वो जहाज जो हैं उनकी तादाद वो रोज बताते थे और भूलने नहीं देते थे किसी को। तो अब वो एक जो जंगी कामयाबी हमने हासिल की और जो सफारती कामयाबी हासिल की, अब उसके ऊपर हमने बिल्ड करना था। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारी सफारती साख भी है, जंगी साख भी है, दुनिया हमारी तरफ देख भी रही है। यकीनन ईरान और अमेरिका इसराइल के कजिए में पाकिस्तान का नाम उन ममालिक में भी देखा सुना जाने लगा जहां पे कोई बंदा जानता भी नहीं था कि दुनिया में पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क भी है, और अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को। तो अब उसके ऊपर बिल्ड करने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम ठीक तौर से अपनी उन कामयाबियों को ना तो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और ना ही उन कामयाबियों के ऊपर कोई चीज तामीर कर पा रहे हैं कि जिसकी वजह से अवाम को उसके समरात मिले और अवाम में वो बिल्कुल सही साहब, खुशी आए। राइट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आमिर खाकवानी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है फारूकी साहब ने कि अवाम तक किसके समरात
इकॉनमी ज़ाहिर है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमारा। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मसाइल रहे हमारे, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, इस तरह के मसाइल और करप्शन, ये सारा कुछ जो है वो चलता रहा। इस वक्त इकॉनमी मशत जो है वो बहुत ही बुरे हालात के अंदर है। तो सर इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि जैसे अभी वज़ीर आज़म का दौरा है तुर्की, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें भी सरमायाकारी की उन्होंने बात की है, सरमायाकारों को उन्होंने दावत दी है। तो आप समझते हैं कि सरमायाकारों को दावत देने से पहले हमें अपने सिस्टम्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा? हमारे यहाँ पे सरमायाकार जो ऑलरेडी छोड़ के जा रहे हैं उनकी बड़ी वजह यह है कि इदारे जो सरकारी ऐसे हैं जो रिश्वत के, एक बाज़ार गर्म है, वन विंडो ऑपरेशन की बात जो है वो की जाती है, उनको तंग इस हद तक किया जाता है। तो आप समझते हैं कि सबसे पहले इन सिस्टम्स को बेहतर किया जाए तब गैर मुल्कियों को जो है वो हम दावत दें? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देखें, जब आप खासतौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, पहले आपको अपने सिस्टम में रिफॉर्म दिलानी होती है, चीजें ठीक करनी होती हैं ताकि जो लोग आए। अच्छा देखिए, अच्छी बात तो ये है, बाहर से लोग तो क्या आने हैं, पहले आपके अपने जो लोकल इन्वेस्टर हैं, जो हमारे अपने सरमाएदार हैं, उनको तो मुतमईन कर लें ना। उनको तो हाल तो ये है कि आप किसी भी जगह पे अगर आपको, आप भी जर्नलिस्ट हैं और राब्तों में रहते हैं, किसी जगह पे कोई बड़ा सरमाएदार, बड़े जो सनतकार हैं, किसी से बात हो तो सारे साफ कहते हैं कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं। बल्कि कामरान डसूरी साहब जो साबिक गवर्नर थे, तो वो उस वक्त गवर्नर थे, तो उन्होंने गवर्नर के तौर पे यहाँ पे लाहौर में भी और कराची में भी सीनियर जर्नलिस्टों को उन्होंने कहा भाई कोई पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करने को पाकिस्तानी तैयार नहीं है तो बाहर से किसने आना है, साफ लफ्जों में कहा। उन्होंने कहा कि मेरा खुद सरमायादार फैमिली से ताल्लुक है, कारोबारी फैमिली से ताल्लुक है, लेकिन प्रैक्टिकली पोजीशन ये, जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करते बाहर से नहीं आते लोग। ये तो खैर बात बिल्कुल ठीक आपने कही है, ये जरूरी है, ये दोनों चीजें काम बैक वक्त साथ साथ करनी होंगे, रिफॉर्म भी लानी होगी आपको। और देखिए, अमन अमान का मतलब भी ठीक करना होता है ना अपने, लॉ एंड ऑर्डर का भी। खासतौर पर बलूचिस्तान में हमारे पास काफी पोटेंशियल है, और आपने देखा होगा कि हमारे जो हुक्मरानों ने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी खासा शुरू में तो राम इसी से किया ना, कि वो जो रियर अर्थ मिनरल्स वगैरह दिखा के और चीजें करके, और अमरीकी उसमें काफी इंटरेस्ट भी लिया उन्होंने, रेकोटेक वगैरह में इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो अगर आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल रहेंगे और हमले और धमाके और इस तरह चीजें बलूचिस्तान में होगी, तो जाहिर है क्यों आएगा इन्वेस्टर। तो ये चीजें भी ठीक करने की हैं। लेकिन मुझे वैसे लगता है कि मेरे पास कोई तज्जिया नहीं है, यानी तज्जियाती तौर पे तो चीजें सारी डार्क है, नेगेटिव है, मायूस कुन है, और खबरों के हिसाब से भी मायूस कुन है। लेकिन मेरे यानी एक कह लें इंट्यूशन या कह लें या बदी या खुशगुमानी है मेरी, मुझे लगता है कि चीजें बेहतर होंगी। पाकिस्तान में कुदरत ने जिस तरह पाकिस्तान को संभाला है ना, एक सहारा दिया पाकिस्तान में, हमने देखा है कि होता है, हम अपनी गलतियों से, कुदरत हमें मौका देती है, हमें नुमाया करती है दुनिया में, हमें उठाती है, उठने का मौका मिलता है। हम अपनी दोबारा गलतियों से अगले 5-7 सालों से बेड़गर कर देते हैं, और फिर जैसे लगता है जब हम बिल्कुल डूबने वाले हैं, सिर्फ बस गर्दन ही बाहर या नाक ही बाहर है, सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं थोड़ी सी, तो वो अचानक फिर कुदरत फिर हमें बाहर निकाल के बाहर खड़ा कर देती है, और हमारे लिए मौके पैदा हो जाते हैं। पिछले साल ये मोदी साहब के हमले के बाद से पाकिस्तान में चीजें बेहतर हुई हैं। मुझे तो लग रहा है कोई बईद नहीं है कि कोई कहीं से कोई करिश्मा कैसा हो जाए कि चीजें बेहतर हो जाए। अब मेरे भी तसम्मुर कैसे होगा, मुझे लगता है कि, लेकिन जाहिर बात है जब हम प्लान करते हैं, प्लानिंग कोई करिश्मों पे या मौजूदों पे नहीं होती, आपको तो वो तो एक ठोस चीजों पे करना होता है। तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो तो पूरी कोशिशें करनी चाहिए, और ये तो जो इस वक्त अहमियत बनी है उस अहमियत को इस्तेमाल। देखिए, हमारे 2 इशूज है उसामा साहब। एक तो हमारा कैपेसिटी का इशू है कि सऊदियों से हमने पहले भी बात की, वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए वादे भी करते हैं, चीजें भी करते हैं, हमारा प्लान नहीं होता। मतलब जो लोग इसे बाखबर है ना, वो ये बताते हैं कि जो भी जब उनसे दूसरे एंड पे पूछा जाता है कि क्यों नहीं हो रहा आगे चीजें, तो वो कहते हैं कि प्लान दो ना हमें कोई, पैसे ये हमारे यहाँ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें पैसे पकड़ा दो, 2 अरब डॉलर पकड़ा दो, 1 अरब डॉलर पकड़ा दो, जितने अरबों डॉलर पकड़ा दो, ताकि हम अल्लाह दलों में जाया करते हैं। वो कहते नहीं, आप कोई प्लान दे हमें, पूरे एक फिजिबिलिटी बना के बाकायदा प्रॉपर प्लान दे। तो एक तो हमारा ये कैपेसिटी का इशू है हमारा, और फिर एग्जीक्यूशन का भी इशू है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जब इस पे मामला जाता है तो चीजें और बुरी तरह से, बहुत ही ज्यादा, इस तरह बहुत सी आप कर रहे थे ना अभी इससे पहले, प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ऐसी कहानियां भी होती है जो मुख्तलिफ पॉडकास्ट वगैरह में सुनाई जानी चाहिए, तो ऐसी कई कहानियां हैं हमारे। अच्छा, ये आपने जवाब होल्ड रखा था कि आप ऑन एयर बताएंगे, और अभी जब आपने कहा ना कि मुझे, मेरी इंट्यूशन है कि हालात अच्छे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको बड़े भाइयों की तरह है, तो मुझे लगता है कि ये किसी बुजुर्ग का कश्फ भी है। मैंने आपको बुजुर्ग नहीं कहा, आप समझ रहे हैं मैं कहा, मेरा मैं जिक्र कहा एक फिक्र ले लीजिएगा,
ये भी हम तो यकीन रखते हैं इस पे। हाँ, बिल्कुल सही। एक फिक्रा ले लीजिएगा कि आमिर भाई ने अभी जैसे कहा ना कि हमारी एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम है, प्लानिंग में भी प्रॉब्लम है। तो कॉलेज के जमाने में मुझे शौक हुआ कि मैं टेबल टेनिस खेलना करूं, तो वो 2 हफ्ते बाद जो दोस्त मुझे ले गया था वहां, तो उसने पूछा हाँ भी बता क्या सूरत हाल है। मैंने कहा भाई एक मुझे सर्विस करानी नहीं आती और एक मुझे सर्विस उठानी नहीं आती, बाकी मैं सारा कर लेता हूँ। तो बस वो आमिर भाई जो कह रहे हैं तो उसका मतलब आप समझ लें। मदन बरलाल साहब, सर तजारती खजाना जो है वो हमारा 4 साल की बुलंद तरीन सतह पे है इस वक्त। इकॉनमी के इशारे तो ये बता रहे हैं, और हम जो है वो मसालत करवा रहे हैं दुनिया के ममालिक के दरमियान। मैं हरगिज़ ये तनकीद नहीं कर रहा कि ये बड़ी बुरी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात जहाँ से बात का आगाज़ हुआ कि सारे से पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा मिल सकता है या नहीं। शुक्रिया उसामा साहब। 3 बातें हैं सर। भारतीय बात को हम एक तरफ रखते हैं, दूसरी बात जो अरबों के हवाले से की खाकवानी साहब ने, उस पर भी मैं बात करूंगा, और एक बड़ी उम्दा बात की है फारूकी साहब ने कि भारत को पिछले साल हमने धूल चटाई, और वो जो नाम नहाद चौधरी बना फिरता था इलाके का, वो खाक में मिलती। चौधरी की रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी आई है सर, एक देखिए, गार्जियन की रिपोर्ट भी बड़ी मजे की आई है, एंड पे वो भी डिस्कस करते हैं। जी हाँ उसामा साहब, उसके बाद देखे हमने तो ये काम कर दिया, धूल चटा दी, इंडिया के त्यारे भी गिर गए, लेकिन उसके बाद हुकूमत वक्त ने सार्क के खित्ते पे कोई तवज्जो ही नहीं दी। यानी मैं रात ढाका से वापस आया हूं, मेरे इल्म में है कि नेपाली जो हैं वो भी इंडिया से नफरत करते हैं, बांग्लादेश वाले भी इंडिया से नफरत करते हैं, श्रीलंका का आपको पहले ही पता है। तो हमने सार्क मुमालिक की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। यानी ठीक है, हमारे अगर कुछ लोग बिजी हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में, तो बाकी वेले वजीर पूरी टीम है जी, पता नहीं 3 दर्जन है कि 6 दर्जन है। तो कुछ अड्डे इधर भेज देते बांग्लादेश और नेपाल की तरफ और श्रीलंका की तरफ। वो खित्ते के ममालिक जिन पे भारत ऐसे धाक बिठाए बैठा था, और पाकिस्तान की तरफ से जब शिकस्त दी गई भारत को, तो उसके बाद उन मुल्कों ने हमारी तरफ देखना शुरू किया, मगर हम हैं कि हमने पलट के देखा ही नहीं। तो मेरी गुजारिश होगी कि एक तो इन ममालिक को एंगेज किया जाए। जरूरी नहीं हमारी तजारत जो है वो अमेरिका के साथ ही हो, हमारी तजारत सार्क के मुल्कों के साथ भी हो सकती है। हमें इस वक्त ट्रेड बढ़ाने की जरूरत है। जो अभी खाकवानी साहब ने बात की कि वो कहते हैं मंसूबे लाओ, तो सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी तजर्बाकार टीम है। ये तो कहते थे हम बड़ी तजर्बाकार टीम है जी। वो इमरान खान के दौर में जीडीपी 6% था, तो ये कहते थे जी हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है। तो वो तजर्बाकार टीम पता नहीं किधर गई है, ना को मंसूबा बना रही है, ना को मंसूबा आ रहा है। और सरमायाकारी इस मुल्क में कोई क्यों करे? क्या इस मुल्क के वजीर आजम की सरमायाकारी पाकिस्तान में है? क्या इस मुल्क के जो डिप्टी वजीर आजम है उनकी सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर है? क्या इस मुल्क के सदर की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर है? तो इनके साथी जो बहुत से वुज़रा हैं उनकी सरमायाकारियां पाकिस्तान के अंदर हैं, इसका जवाब नफी में है। तो जब आपका हुक्मरान तबका जो जैसे भी इक्तदार में बैठा हुआ है, इशराफिया, जब इसकी सरमायाकारी इस मुल्क में नहीं है, तो भाई बाकी लोग पागल हैं कि वो यहाँ सरमायाकारी करे। दुनिया के दूसरे लोग क्यों सरमायाकारी यहाँ करेंगे? एक बात। दूसरा, आप देखिए कि अगर जायजा हम लें, 85 में डॉलर कोई 8 रुपए का था, और फिर ये 2 खानदानी निजाम का जमहूरी सफर शुरू होता है, और इल्ला माशाल्लाह उन्होंने अपने मुल्क को इतना लूटा और बेदर्दी से लूटा कि आज डॉलर की कीमत जो है वो 280 पे है, और हमारी करेंसी खित्ते में सबसे पीछे है। क्या किया जाए? और ये लोग इस तरह मुसल्लत है सियासत पे कि जान नहीं छोड़ते। भाई दोस्त दातली खरीदारी जो भी इन्हें करना पड़े करते हैं, इन्हें सारे रास्ते आते हैं। और इनके कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहते थे हमें वो भी रास्ता आता है, ये भी रास्ता आता है, तो वो रास्ते उन्होंने अपना लिए।
बाकी इनका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप कहते हैं ना उसामा साहब, लोगों सर। में खुशहाली भी, लोगों की खुशहाली क्यों, वो तो सवाल ही नहीं है। हम्म। सवाल तो अपनी लूट मार का है। पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोलियम लेवी पे चल रहा है, बिजली के बिलों पे चल रहा है, गैस के बिलों पे चल रहा है, ट्रैफिक चालान पे चल रहा है, या फिर जो हमारे बहन भाई ओवरसीज से को पैसे भेजते हैं उस पे चल रहा है। अब दो चीजें थी इनके पास पैसा बनाने के लिए, दो तीन चीजें। उसमें हम ज़राअत को कहते थे जी रीढ़ की हड्डी है, वो हड्डी तोड़ दी पंजाब हुकूमत ने, और पंजाब अनाज घर था, उसमें जो अनाज उगाने वाला है वो बेचारा रोटी को तरस रहा है, वो किसान के लिए रोटी मसला बन गई है। अच्छा, जो मिल मजदूर काम करता था वो तन ढांपने के लिए उसे कपड़ा मैसर नहीं, फैक्ट्रियां यहां बंद हो रही हैं, ज़राअत की बर्बादी खुद कर दी, किसान रुल गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई, और रही सही कसर जो आपकी इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, उन्होंने पूरी कर दी। अब आपके पास रह कुछ नहीं गया। तीसरी चीज होती है टूरिज्म। उसके लिए खाकवानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अमनो मान बड़ा मसला है। अमनो मान तो है नहीं, और सबसे बड़ा मसला मेरी नजर में सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब देखना मैं समझता हूँ जुर्म है, नहीं देख सकते आप। बिल्कुल सही और कहा। पता नहीं लोग यहाँ सोचते क्यों नहीं, और ऐसे लोगों को इक़्तिदार पर बिठा दिया जाता है जिनकी पाकिस्तान से मैं तो वफादारी मशकूक ही समझता हूँ जी। मैं तो जिन लोगों ने IPPs किए हैं, मैं तो उनको कोई पाकिस्तान का बहुत ज्यादा को महबे वतन नहीं समझता। उन्होंने मुल्क के साथ वो किया है जो जवारी घरों के साथ करते हैं, अपनी चीजें बेच के घर के सामान को, घर को कोई आग लगाता है? बिल्कुल सही है। इन्होंने घर को ये मुआहदे करते वक्त। राइट सर। मैं और थोड़ा ये जी कि वायदों पे इनकी गिरफ्तारियां भी नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं मिली। किधर है वो नंदीपुर वाला चक्कर, वो चक्करबाजी निकाले? किधर है इनके दरियाओं के पानी? ये कहते थे वो तो रोक दिए उन्होंने भाई, वो तो डैम बना रहे हैं, कितने डैम बन गए हैं, और ये बोलते नहीं। वो जमात अली शाह को लाएं, उसके गले में रस्सा डालें, वो जो उस वक्त फैसले करता था। यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह उसामा साहब ये है कि यहाँ सजा नाम की चीज ही नहीं है। अदालतों ने सत्तू पिए हुए हैं, उन्हें ये सब कुछ नजर नहीं आता। लोगों की गुर्बत नजर नहीं आती, पीरा की बदमाशियां नजर नहीं आती, और जो लोग बाबरा अदालत कत्ल हो रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है सर।